तो आज की क्लास में हम लोग वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में ये बताया था, वेक्टर में वेक्टर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है और वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकती है। अगर वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई करो और स्केलर आ जाए तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई करो और वेक्टर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अगर एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक वेक्टर बेटा है बी वेक्टर, इनके बीच में कुछ एंगल मान लीजिए थीटा हमें गिवन है, तो ऐसे में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। मैंने आपसे कहा था एक ऐसी क्वांटिटी यहां पर आएगी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना। वेक्टर का मतलब उसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए, और वो डायरेक्शन देने का काम यहां पर कौन कर रहा है? एन कैप। जिसमें ए है पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब पहले वाले वेक्टर की लंबाई, बी है दूसरे का मैग्नीट्यूड यानी उसकी लंबाई, थीटा इनके बीच का एंगल है, उसका साइन थीटा आप लोग निकाल सकते हैं सिंपली। सिर्फ क्या बचा एक नई चीज, दैट इज एन कैप। एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है, इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक चीज मैंने आप लोगों को जब वेक्टर का टाइप्स पढ़ाया था तब बताया था, कोई भी दो वेक्टर जो होते हैं वो हमेशा कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं, मतलब टू वेक्टर्स आर ऑलवेज ऑन अ सेम प्लेन। तो यहां पर ये जो एन कैप होता है ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि उस प्लेन के जिसमें ए और बी वेक्टर था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा ये एन कैप। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इस ए वेक्टर और इस बी वेक्टर की हम लोग बात करें तो इसका प्लेन बोलो ये डिजिटल बोर्ड का प्लेन है। इसका मतलब ये प्लेन कौन सा प्लेन हुआ? अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो ये प्लेन कौन सा हुआ? एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब ये वेक्टर्स किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। तो ये जो एन कैप है ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर बोलो जेड एक्सिस होगा, क्योंकि ये एक्स है ये वाई है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर अगर चाहिए तो कौन होगा? जेड। वो जेड बाहर की तरफ भी हो सकता है और वो जेड अंदर की तरफ भी हो सकता है। तो अब इस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए यहां पर एक राइट हैंड रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इसका हम लोग यूज करेंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। कभी भी अगर ए क्रॉस बी का आपको डायरेक्शन चाहिए होगा तो ए वेक्टर की तरफ उंगलियों को करो, बी की तरफ घुमाओ, ठीक। तो ये जो थंब होगा दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। और किस हैंड से इसको यूज करेंगे? राइट हैंड से। तो सब लोग जरा राइट हैंड को पहले ए वेक्टर की डायरेक्शन में करिए, ए की तरफ, और बी की तरफ उंगलियों को कंफर्टेबली घुमाइए। कंफर्टेबली उंगलियां घूमनी चाहिए। तो थंब किधर की तरफ शो कर रहा है? उंगलियों को घुमाओ। दिस इज नॉट फ्लेमिंग्स रूल। ए की तरफ करो, बी की तरफ घुमाओ। थंब किधर जा रहा है? आउटवर्ड्स। इधर नहीं, इधर आउटवर्ड्स। ए की तरफ रखिए, बी की तरफ घुमाइए, थंब जा रहा है आउटवर्ड्स। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये रूल अप्लाई करके अगर हम लोग ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखें तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर हुआ? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। और अगर सेम तरीके से मैं आपको कहूं बेटा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताइए, तो इस बार यही काम फिर से करो, जरा बी की तरफ उंगलियों को करो और ए की तरफ घुमाओ यूजिंग राइट हैंड। हाँ, बी की तरफ करो और ए की तरफ घुमाओ। ऐसे अगर मान लो रखते हैं और नीचे अब ए की तरफ उंगलियां कैसे घूमेंगी? तो पूरे हाथ को घुमाओ पर। अब इधर की तरफ रखा है, इधर की तरफ घुमाया तो किधर जा रहा है? इनवर्ड्स। इसका मतलब ए क्रॉस बी आउटवर्ड्स है और बी क्रॉस ए किधर है? इनवर्ड्स है। यूजिंग दिस राइट हैंड पाम या राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? तो देखो
यहां पर एक चीज ये समझ में आ गई कि अगर हमें वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो अपने को तीन चीजें चाहिए। पहला, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उनके बीच के एंगल का साइन, और एक चीज चाहिए एन कैप। एन कैप एक ऐसा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है, जिसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें परेशान नहीं होना है, हमको सिर्फ क्या चाहिए, इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल मिल गया हमको, राइट हैंड थंब रूल। तो ये राइट हैंड थंब रूल जब भी रिक्वायर्ड होगा वी विल यूज एंड वी विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इज दिस क्लियर? सही है। अब आइए इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं क्रॉस प्रोडक्ट की भाई। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट कैसा था, कम्यूटेटिव नेचर का था। वहां पर याद करो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों आपस में बराबर था, लेकिन यहां पर अगर आप निकालते हो ए क्रॉस बी और हम एक बार निकालें बी क्रॉस ए क्रॉस बी निकाला और बी क्रॉस ए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। क्यों नहीं इक्वल है? मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बोलो ए बी साइन थीटा या बी ए साइन थीटा। क्लियर? मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन आर जस्ट अपोजिट। एक आउटवर्ड था तो एक इनवर्ड था। इसका मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में आप इक्वल लिखना ही चाहते हो तो आप इसको फिर ऐसा लिखो, ए क्रॉस बी बराबर माइनस का बी क्रॉस ए। और बोलो ऐसे वेक्टर्स जो कि जस्ट अपोजिट होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर ऑल्सो। क्लियर? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आ गया कि ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगला है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब अगर हमने लिखा है ए क्रॉस बी प्लस सी तो इसको हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको हम अंदर ले जा सकते हैं। जैसे ही आप इसको अंदर ले जाओगे क्या बनेगा? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, तो उनके बीच का बोलो एंगल कितना होगा? एंगल अगर 0 है तो ऐसे में फिर क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री एन कैप। और साइन 0 कितना होता है भाई? 0। इसका मतलब ए क्रॉस बी बेटा कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। भाई जब एक चीज अगर 0 हो गई इनमें से तो सब 0 हो गया, और क्योंकि वेक्टर है इसलिए वो क्या बन गया? दैट बिकेम 0 वेक्टर। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, जिसमें आपसे बोला गया दो वेक्टर हैं, प्रूव करो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? 0। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। याद करो भाई, अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्या निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट 0। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, और अगर पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। कॉन्सेप्ट सिंपल है। वहां पे कॉस थीटा होता है, यहाँ पे साइन थीटा है। कॉस 90 उधर 0 होता है और यहाँ पर साइन 0 होता है। क्लियर है? ठीक। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर दो वेक्टर्स मान लो परपेंडिकुलर हो, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा बेटा? 90। तो ए क्रॉस बी कितना होगा? यस, ए बी साइन 90 एन कैप। तो साइन 90 तो बोलो 1 होता है, तो दैट विल बिकम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू
ए बी इंटू एन कैप। तो इस तरीके का एक सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर बन जाएगा। क्लियर है? इसी में अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसका मैग्नीट्यूड बताओ, मान लो आपसे हम कहें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड कितने बराबर है? ए बी के बराबर, है ना। एन कैप का मैग्नीट्यूड तो हमेशा कितना होता है? 1। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी बेटा क्या है, सिंपल प्रॉपर्टी है, अगर सेम वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएं जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। देखो बिल्कुल सेम तरीके से मैंने आप लोग को डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, ठीक, बिल्कुल वैसी ही सीक्वेंस से हम लोग यहां भी पढ़ रहे हैं। सेल्फ प्रोडक्ट अगर आप करते हो ए क्रॉस ए, तो बोलो ए का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे वाले ए का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए, तो स्क्वायर हो गया। सेम वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है? 0। साइन 0 की वैल्यू 0। इसका मतलब बेटा ए क्रॉस ए अगर कभी भी कहा जाएगा तो दैट विल बी 0 वेक्टर। इसका मतलब दो सेम वेक्टर्स का सेल्फ प्रोडक्ट अगर आप करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा? दैट विल बी 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपसे कहा जाए आई कैप क्रॉस आई कैप, तो वैसे तो ये ऊपर वाली सेम प्रॉपर्टी है, चेक करो, मैंने दो यूनिट वेक्टर्स का क्या कराया? क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का, है ना। तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। लेकिन अगर मान लो निकालना ही चाहें हम, तो पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरा भी सेम है, उसका भी मैग्नीट्यूड 1, बट सेम वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 इंटू एन कैप। तो ओवरऑल क्या हमको मिला? आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके की एक प्रॉपर्टी अपने पास आ गई। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। इतने में कोई डाउट हो पूछ लो भाई। 6 प्रॉपर्टीज आपके सामने रखी हुई है और सभी सिर्फ एक फॉर्मूला पर बेस्ड है, वो है ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। सिंपल, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। इज दिस क्लियर? बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, अगर वेक्टर्स का अलग अलग मान लो वेक्टर्स अगर ले लिए जाए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 7। अगर हम लोग कंसीडर करें आई क्रॉस जे, तो अब सोचो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का भी मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल 90। क्लियर होगा? आई कैप इधर होता है, जे कैप वाई में होता है, तो एंगल कितना हो गया भाई? 90 इंटू एन कैप। तो बेटा सोचो आई कैप क्रॉस जे कैप अगर निकालें तो क्या ये सिंपल एन कैप के बराबर आया? मतलब दो अलग अलग यूनिट वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो तीसरा भी यूनिट वेक्टर आया है। सिर्फ खेल है उसकी डायरेक्शन का। मतलब आई क्रॉस जे हमने किया तो वो एन कैप आया, और एन कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर वो भी ऐसा जिसका मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर। अब आप सोचो तरीका क्या था डायरेक्शन निकालने के लिए? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हो? आई की तरफ उंगलियों को करो, जे की तरफ उंगलियों को घुमाओ। अब आई किधर होता है? एक्स में, तो एक्स की तरफ पहले उंगलियों को करो राइट हैंड से अपने, और जे की तरफ उंगलियों को घुमाओ। जे किधर होता है बेटा? वाई एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है तो वाई किधर है? ये। मतलब इधर की तरफ उंगलियों को करो और ऊपर की तरफ घुमाओ। करो जरा, करके दिखाइए पहले। किधर भाई? आई की तरफ करो और जे की तरफ घुमाओ। जे किधर होता है? ऊपर। यस, ऐसे। तो किधर जाएगा? आउटवर्ड, मतलब जेड की तरफ। और जेड की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? तो क्या इसको हम के कैप भी लिख सकते हैं? तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगर लिखा जाए जे क्रॉस के, तो फिर से वही बात आ गई, जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, उनके बीच का एंगल 90 साइन 90 वो भी 1। सिर्फ क्या बचा? एन कैप।
अब फिर से वही काम करो, जे क्रॉस के, जे की तरफ उंगलियों को करो, तो ये मान लो जे हो गया और ये हो गया हमारा के। ठीक, अब आपको जे क्रॉस के करना है। कैसे बता, करो, जे की तरफ करो उंगलियों को, नहीं अपने हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो हमने इसको ऐसे रख दिया हमने, ठीक, अब ऐसे कैसे घूमेंगे उंगलियां, तो फिर हाथ घुमा लेंगे हम। ठीक, ऐसे रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो किधर गया? कुछ बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगर हम लोग निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो कितना आएगा? देखो, दो करने के बाद इतना ये समझ में आ गया कि अगर किसी दो का करते हैं तो तीसरा आता है। बोलो भाई, आई जे के 3 यूनिट वेक्टर्स थे ऑर्थोगोनल, तो यहां पर चेक करो, आई क्रॉस जे किया तो के आया, जे क्रॉस के किया तो आई आया। इसका मतलब दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो तीसरा बचेगा वही आएगा। तो के क्रॉस आई अगर हम लोग करें तो सो दैट विल बी जे कैप। सही है? ये क्रॉस चेक करिए जरा, कैसे कर किया इसको हम लोग ने। के किधर होता है? के किधर होता है? जेड एक्सेस, मतलब बाहर। और आई किधर होता है? एक्स एक्सेस। तो हाथ घुमाओ जरा, तो ये अंदर होता तब तो माइनस जेड हो गया। ये बताओ भाई, करो। हाँ शायद। करो भाई, जे की तरफ, सॉरी के की तरफ उंगलियों को पहले करो। के किधर है? उधर है। हाँ, आई की तरफ घुमाओ। देखो, अब नॉर्मली अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा खुद को ऐसे घुमा सकते हैं, मतलब आप ऐसे हो, आप ऐसे हो सकते हो, ठीक, तब आप कर पाओगे। ठीक, तो देखो पहले तो के की तरफ हो गई उंगलियां, अब किधर घुमाना है? आई की तरफ। ऐसे ऐसे घुमाएंगे। कुछ बात समझ में आई? इसका मतलब किस डायरेक्शन में? वाई, वाई की डायरेक्शन में कौन सा होता है? क्या ये बात समझ में आई? देखो भाई, दो को मल्टीप्लाई करेंगे तीसरा आएगा, लेकिन वो निगेटिव भी आ सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं जे क्रॉस आई करो जरा, जे क्रॉस आई करो, अब जे की तरफ उंगलियों को रखो। जे किधर होता है? हाँ, तो हाँ वाई डायरेक्शन में करो उंगलियों को सब लोग, राइट हैंड से। हाँ करो, और उसको आई की तरफ घुमाओ। किधर आ रहा है? अंदर आ रहा है, राइट हैंड से। बोलो यार भाई, ध्यान से। जे की तरफ उंगलियों को करो पहले। जे किधर है? वाई है, तो वाई की तरफ करो, और आई की तरफ घुमाओ। आई किधर होता है? एक्स डायरेक्शन, है ना? तो ऐसे करोगे, ऐसे घुमाओगे। बोलो यार, करके देख लो। आपने इधर की तरफ किया, ठीक, अब उसको घुमाओ जरा आई की तरफ। आई किधर होता है? तो अब ऐसे कैसे घूमेगा? तो इधर घुमाओ, तो हाथ घुमाओ ना, हाथ घुमाओ। हाँ, यस, कंफर्टेबली हाथ जो है, फिंगर्स जो है वो आराम से घूमनी चाहिए। ठीक, उसके लिए हम खुद घूम जाएंगे चलेगा, लेकिन उंगलियां आराम से घूमनी चाहिए। क्लियर है? तो अगर जे क्रॉस के आपने किया है तो ये कितना आया है? माइनस का के कैप। ठीक, देखो निगेटिव भी आ सकता है। अगर आपसे इसी तरीके से कहा जाए के क्रॉस जे करो, तो ऑब्वियस है तीसरा आएगा, बट दैट विल बी नेगेटिव। आपसे कहें आई क्रॉस के करो, कितना आएगा? माइनस का जे कैप। इसका मतलब दो को मल्टीप्लाई करो भाई तो तीसरा आता है, ये बात श्योर है एकदम। ठीक, दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा आएगा। अब इसी को याद करने के लिए दूसरा मैंने ट्रिक भी आप लोग को बताया था। वो ट्रिक ये होता है, एक सर्किल बनाइए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग इसमें इधर आई, इधर की तरफ जे, और इधर की तरफ के।
आई जे के हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक। आई क्रॉस जे करोगे, क्लॉकवाइज चलोगे तो ऑब्वियस है तीसरा आएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तीसरा आएगा। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो वैल्यू विल बी पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो वैल्यू विल बी निगेटिव। जैसे सोचो, अगर मैंने कहा आई क्रॉस जे करो तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्या आएगा, सिंपल के कैप। जे क्रॉस के क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आई कैप। के क्रॉस आई, ठीक है। लेकिन अगर हम उल्टा चले, जे क्रॉस आई, ऐसे ही आपसे कहें आई क्रॉस के और के क्रॉस जे, बात समझ में आई? तो अगर ये सर्किल वाला आप अच्छे से कर लेते हो तो ये ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू कि हम उंगलियां घुमाएं, ठीक। लेकिन वो मेथड भी आना चाहिए क्योंकि आगे 12th में वो बहुत काम में आता है वाला मेथड, क्लियर है? तो थोड़ा फील मतलब दोनों का होना चाहिए। ये तो एक रटने वाला मेथड हो गया, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेगेटिव। लेकिन ये वाला फील आना जरूरी है कि अगर ए क्रॉस बी हम लोग कर रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में होगा। तो ए की तरफ बेटा सिंपल सा नियम है, अभी हो सकता है फास्ट आप लोग ना कर पा रहे हो, इसी चीज को घर पे एक बार करके देखिएगा। जो पहला वेक्टर है उसकी तरफ उंगलियों को रखो, दूसरे वेक्टर की तरफ उंगलियों को कंफर्टेबली घुमाओ। अगर वो मान लो नहीं घूम रही है तो इसका मतलब आपका पोस्चर जो है वो सही नहीं है। आप खुद को घुमाओ, अपने हाथ को घुमाओ या खुद को घुमा लो। मान लो आप ऐसे बैठे हो जैसे अभी आप बैठे ही हुए हो, और इस कंडीशन में अगर वो हमसे नहीं बन रहा है तो हम खुद को ऐसे कर सकते हैं ताकि हाथ ऐसे हम कर लें, क्योंकि ऐसे बैठ के अब एकदम ऐसे घुमाना हाथ फिर ऐसे थोड़ा फील नहीं आता है। तो आप खुद को घुमा लो, ऐसे कर लो फिर घुमाओ। बात समझ में आई? कुल मिला के थोड़ा सा उसका फील आना आप लोग को जरूरी है, वो आना चाहिए। एग्जाम में भी घूम सकते हो, अगर ये वाला आएगा तो कह देना सर होता ही ऐसे है, क्या करें। वैसे उसके लिए सारी चीजें आपको हमने ऑल्टरनेटिव भी मेथड बता दिया है कि आपको ना घूमना पड़े, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 8। किसी भी वेक्टर को मैंने कहा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ए वेक्टर को ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप ऐसा लिख सकते हैं। बी वेक्टर को भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर यहां से आपको बोला जाए a क्रॉस बी करो, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मान लो करने को बोला जाए, और a वेक्टर आपका है ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप होल मल्टीप्लाइड बाई bx आई कैप by जे कैप bz के कैप, ऐसा। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो बोलो पहला टर्म बेटा क्या आएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव है तो हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बोलो पहला टर्म क्या आएगा, ax bx आई क्रॉस आई, बोलो भाई आई क्रॉस आई। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, देखो पहले मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करने के बहुत से तरीके होते हैं। पहले मैं इसका मल्टीप्लाई तीनों में कर रहा हूं, फिर मैं दूसरे वाले का तीनों में करूंगा, फिर तीसरे वाले का तीनों में करूंगा, ठीक। तो अब इसका आप दूसरे में मल्टीप्लाई करो तो बोलो ax by आई क्रॉस जे, ऐसा बनेगा आई क्रॉस जे। नेक्स्ट ax bz आई क्रॉस के, ऐसा बनेगा। नेक्स्ट ay bx जे क्रॉस, बोलो यार। नेक्स्ट जे क्रॉस जे। नेक्स्ट ay bz जे क्रॉस के कैप प्लस az bx के क्रॉस आई, सही है। नेक्स्ट az by के क्रॉस जे प्लस az
बी जेड के क्रॉस के। इज दिस क्लियर? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के कितना होता है? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के कितना होता है? 0। तो चेक करिए क्या ये तीन टर्म्स 0 हो गए? ये वाला टर्म 0, ये भी 0 और ये भी, तीन टर्म्स भाई 0 हो गए। ठीक, रिमेनिंग जो टर्म्स हैं आइए उनको लिखते हैं और एक एक करके सोचते हैं क्या होगा इसका। ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे कितना होता है बेटा? तरीका मैंने आपको बताया था, ये है मान लो आई कैप, इधर की तरफ है जे कैप, इधर की तरफ है के कैप। ठीक, क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसलिए पॉजिटिव। नेक्स्ट ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, दैट इज माइनस। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? नेक्स्ट ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई माइनस का के कैप प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के आई होगा। नेक्स्ट ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, that will be j cap. Next a z b y k cross j माइनस आई कैप। तो इसका मतलब अगर ये आप बना लोगे ऐसा सर्कल क्लॉकवाइज तो आप कर सकते हो उसको ध्यान से देखकर। ठीक है, अब आई वाले टर्म्स एक साथ करते हैं। आई वाला टर्म एक ये है और एक वो है ना? तो ये आई कैप टाइम्स क्या बनेगा? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। जे वाले टर्म्स एक साथ करते हैं, ये है और ये, तो माइनस पहले ही था तो माइनस का जे कैप मैं कॉमन कर ले रहा हूं। यहां पे क्या बचेगा? ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स प्लस का के कैप ए एक्स बी वाई आ गया माइनस का ए वाई बी एक्स, तो ए एक्स बी वाई माइनस का ए वाई बी एक्स। इज दिस क्लियर? कोई डाउट हो इतने बताओ भाई। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। क्लियर? लेकिन ये फॉर्मूला इतना बड़ा आया है कि इसको याद कर पाना थोड़ा कठिन काम होता है, इसलिए हम लोग सेम चीज को एक दूसरे मेथड से भी सीखते हैं। ये मेथड बोलो समझ में आ गया? अगर आप सावधानी से करेंगे तो कर सकते हैं, ये भी एक मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर? लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी ज्यादा है फॉर्मूला और उसमें गलती होने के चांसेस हैं, ए एक्स कौन है, बी वाई कौन है, कब मल्टीप्लाई किया, कब जोड़ा घटाया, जरा भी गड़बड़ हुआ तो गलत हो सकता है। इसलिए उसको करने के लिए एक दूसरा मेथड सिखाया जाता है जिसका नाम है मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट। मैथ्स का ये एक टॉपिक है जिसका नाम है डिटरमिनेंट। तो ये जो मेथड हो गया इट इज डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट का मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर मान लीजिए हम लोगों ने ये नंबर लिखा 1 2 3 4 लाइक दिस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इसका सिंपल मतलब होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बनेगा बेटा 1 into 4 माइनस 3 into 2। ये बात समझ में आ गई आपको? दैट इज सिंपली 4 - 6, जिसको हम लोग बेटा कितना लिख सकते हैं -2। इसका मतलब -2 जो एक नंबर है उसको लिखने का एक तरीका ये है, बोलो -2 को लिखने का एक तरीका है ये, सिंपल। क्लियर है? अब अगर इसी में मान लो लिख दिया जाए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और आपसे कहें इसको सॉल्व करो, बोलो क्या आएगा? इट विल बिकम AD - BC। क्लियर है?
ठीक, ये हो गया ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें कितनी रोज है, कितनी रोज है, दो, दो रो है, एक पहला रो ये दूसरा रो, और कितने कॉलम्स है, दो, तो दो रो है और दो ही इसमें कॉलम्स हैं, तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है जिसको ओपन करना मैंने आपको सिखाया। अब हम लोग 3/3 का डिटर्मिनेंट देखने चल रहे हैं कि उसको कैसे ओपन करेंगे। जैसे मान लो लिखा है 1 2 3 0 -1 1 1 -1 2, ऐसे हमने कुछ नंबर्स लिख दिए। ठीक, अब इसको ओपन करने का तरीका देखो क्या है। ओपन करने का तरीका, सबसे पहले जो पहला नंबर हो उसको लिख दीजिए एज इट इज, पहला नंबर। अब जिस रो में है उसको छिपा लो, जिस कॉलम में है उसको भी छिपा लो, इसको छिपा दो, इसको छिपा दो, क्या बचा, -1 1 -1 2, बोलो, -1 1 -1 2। फिर दूसरा नंबर आप लिखेंगे विद माइनस साइन, ऑल्टरनेटली प्लस माइनस होता है, पहला डिजिट पॉजिटिव, दूसरा डिजिट निगेटिव, तीसरा फिर पॉजिटिव। अब वही काम इधर करो, इसको छिपाओ, इसको छिपाओ, 0 1 1 2। फिर आप थर्ड वाला जो डिजिट है उसको आप लिखेंगे, और क्या बचेगा, 1 -1, एक लाइन उधर भी है, ठीक है। अब यहां पर ऑब्जर्व करिए 1 टाइम्स, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे, बोलो कितना आएगा, दिस इंटू दिस, -2 -1, बोलो यार, so that will become -2 plus -2 times 0 -1 plus 3 times 0, is this correct? So that will become -1 plus 2 plus 3, तो कितना आएगा 4। तो क्या 3/3 का डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आ गया, बोलो भाई, सही है ना। पहला नंबर लिखिए, उसको छिपा करके जो बचे वो लिख दो, दूसरा नंबर निगेटिव साइन के साथ, फिर तीसरा नंबर पॉजिटिव साइन के साथ। इतना लिखने के बाद इसको सिंपली क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेंड करेंगे एंड दिस विल बी सॉल्व्ड। क्लियर है इतना। अब एक अगर मैं आपको इसमें, जैसे मान लो हमने आपको दिया डिटर्मिनेंट ओपन करने को i j k, ये है मान लीजिए ax ay az bx by bz, और आपसे कहा जाए बेटा इसको एक्सपेंड करो, तो बोलो सबसे पहले आई कैप लिखेंगे, अब इसको छिपाओ और इसको छिपाओ, क्या बचा, तो ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, फिर क्या करते हैं, माइनस का जे कैप, अब ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, अब प्लस का के कैप, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, इज दिस करेक्ट। ठीक, इसको एक्सपेंड करिए, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, हाँ ए जेड बी एक्स प्लस, हाँ क्लियर। ये जो फॉर्मूला आया है ये चांस की बात है, चेक कर लीजिए, ये वही वाला फॉर्मूला देखो, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई था, देखो उसमें भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये सेम वही फॉर्मूला है। इसका मतलब अगर हमसे कभी भी कहा जाएगा कि भैया ए क्रॉस बी करो, तो हम ए क्रॉस बी डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, पहली रो में हमेशा क्या होगा, आई जे के,
दूसरी रो में क्या होगा, मतलब जो भी पहला वेक्टर होगा उसका डेटा होगा दूसरी रो में, जो भी दूसरा वेक्टर होगा उसका डेटा होगा तीसरी रो में। पहली रो में हमेशा क्या होगा, आई जे के लाइंस, बाकी हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंशन बोलो, आ गया समझ में, क्लियर है। तो वेक्टर में आपके फिलहाल इतना ही है। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं कुछ। इसको मैं 1 मिनट सेव कर रहा हूं फाइल आपकी। देखिए अब हमारे पास कुछ वेक्टर के क्वेश्चंस आ गए, ठीक। ये मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, पूरे वेक्टर में से हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, मतलब वेक्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक इसमें हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या है, कह रहे हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AC एंड BD आर इट्स डायगोनल, प्रूव दैट AC प्लस BD इज इक्वल टू 2BC वेक्टर। देखो आप लोगों को यह सिखाया गया था कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए बेसिक थ्योरेटिकल लॉज जो थे वो ट्रायंगल्स लॉ, पॉलीगन्स लॉ सिखाया गया था। ट्रायंगल्स लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर ये मान लो पहला वेक्टर है A वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है, तो ये इनका रिजल्टेंट होता था, बोलो सही है। यहां पर हमसे बोला गया कि एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले तो आइए हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं भाई। एक हम लोगों ने मान लो इस तरीके का एक पैरेललोग्राम बनाया, इसका नाम है ABCD, एक सिंपल मान लो पैरेललोग्राम है। अब क्या क्या बोला जा रहा है, AC एंड BD आर इट्स डायगोनल, तो एक डायगोनल इसका है A से C तक ये, और एक है B से D तक। देखो जैसे वेक्टर्स दिए हैं हम लोग बस एज इट इज वैसे ही एरो लगा दे रहे हैं बिना अपना कोई दिमाग लगाए, ठीक है। AC वेक्टर है और एक BD वेक्टर है, ठीक है भाई। हमसे कह रहे हैं प्रूव दैट AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर, ये जो AC वेक्टर है ये जो BD वेक्टर है, इन दोनों का सम 2 टाइम्स BC वेक्टर के बराबर है। जरा ध्यान से सोचो, अगर ये मान लो AB वेक्टर है, ठीक, और ये क्या है BC वेक्टर है, तो ध्यान से बेटा देखो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर अगर हम लोग करते हैं तो क्या आएगा, AB प्लस BC, क्या वो AC वेक्टर के बराबर आएगा? ये कौन सा लॉ है, ट्रायंगल्स। अगला हमसे एक और बात किया गया है, AC प्लस BD है, तो BD ये भी आना चाहिए भाई। BD कैसे आएगा देखो जरा, अगर BC प्लस CD वेक्टर कर दे, चेक करिए, BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर कर दे, BC प्लस CD वेक्टर, तो क्या आएगा BD वेक्टर। इज दिस क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमसे बोल रहे हैं AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर करना है, मतलब दोनों को ऐड करना है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो चेक करो 2BC वेक्टर दिख रहा है, AB वेक्टर प्लस CD वेक्टर दिख रहा है। बोलो AB वेक्टर इधर है और CD इधर है और इक्वल एंड अपोजिट है, तो क्या वो दोनों कट जाएंगे? इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि सर जो CD वेक्टर है वो माइनस ऑफ AB वेक्टर के बराबर है ना। इसका मतलब जब मैं दोनों को ऐड करूंगा, AC प्लस BD तो दिख ही रहा है, 2BC भी दिख रहा है, AB प्लस CD था और वो दोनों क्या होंगे, कैंसिल। तो प्रूव हो गया पहला वाला। लिखने की जरूरत है क्या, समझ गए? दूसरा देखो AC माइनस BD, अगर इसको और इसको घटाओगे तो बोलो BC से BC तो पहले कैंसिल हो गया। अब AB माइनस CD बनेगा, बोलो AB माइनस
भाई सपरेट करना है ना, AC माइनस BD करना है, तो हम भी क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सपरेट करेंगे, AC माइनस BD करेंगे, बोलो ये दोनों कैंसिल, AB माइनस CD बनेगा, और CD खुद क्या है, तो क्या ये AB माइनस माइनस AB बनेगा, तो AB प्लस AB बनेगा, मतलब इज दिस क्लियर? तो सिंपल, बस यही ट्रायंगल लॉ लगाना था हमको डायग्राम बना करके, कर लेंगे, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज, वन 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, मतलब एक वेलोसिटी आपने ऑब्जेक्ट को दिया 30 मीटर पर सेकेंड का, किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, एंड अदर 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, दूसरी वेलोसिटी हमने किधर दिया इसको, नॉर्थ में दिया, वो भी 40 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी। सिंपल है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, बीच में एंगल कितना है 90, आपसे कह रहे हैं रिजल्टेंट बताओ। ऐसे में बोलो रिजल्टेंट का क्या तरीका होता है भाई, पैरेललोग्राम पहले कंप्लीट किया, अब बोलो ये जो डायगोनल होता है यही है रिजल्टेंट, दिस इज V रिजल्टेंट। इज दिस क्लियर? कोई डाउट हो भाई पूछ लो अभी, ये कितना आएगा रिजल्टेंट, V रिजल्टेंट अगर हम लोग निकालते हैं तो पैरेललोग्राम्स लॉ फॉर्मूला अगर लगाओगे तो क्या आर स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, थीटा कौन सा एंगल 90, cos 90 0, cos 90 0, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2, 30 इंटू 40 इंटू cos 90, अब वो टर्म 0, तो सिर्फ क्या बचा अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। बोलो 900 प्लस 1600 2500, अंडर रूट कितना आएगा 50, तो क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, किस लॉ से, पैरेललोग्राम्स लॉ से। अगर आपसे कहें कि भाई इसका डायरेक्शन बता दो, 50 तो आ गया, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट का फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल कितना मानते हैं अल्फा, और याद करो पैरेललोग्राम्स लॉ में एक फॉर्मूला और था, B cos थीटा, यानी कि फॉर्मूला क्या था, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। यहां पर बेटा सोचो, अगर ये अल्फा है तो ये पहला वेक्टर हुआ, तो दूसरा कौन है ये, यानी 40, तो 40 साइन थीटा, थीटा कितना है यहां पर 90, डिवाइडेड बाई 30 प्लस 40 cos 90, cos 90 बोलो 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो कितना बचेगा 40 बाई tan अल्फा, अगर 4/3 है तो भाई अल्फा कितना होगा, इज दिस क्लियर? तो एंगल भी मिल गया अल्फा, ठीक, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी भी आ गई और उसका एंगल भी आ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहे हैं दो फोर्सेस हैं, एक है 5 न्यूटन का, एक 7 न्यूटन का, और उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, रिजल्टेंट बताओ। ये तो यार एकदम ही सिंपल है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 60 डिग्री, cos 60 बोलो 1/2 होता है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या R निकाल लेंगे। और अगर आपसे कहें कि एंगल बताओ, देखो जब भी क्वेश्चन आएगा रिजल्टेंट बताओ, तो रिजल्टेंट का मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों बताना होता है। अगर आप एक सिंगल चीज बताते हो तो उसमें पूरे नंबर आपको नहीं मिलते हैं, क्लियर? तो रिजल्टेंट का अगर आप tan अल्फा बताओगे, tan अल्फा सोचो कौन सा एंगल होगा, अल्फा कौन सा एंगल होता है, रिजल्टेंट और फर्स्ट वेक्टर के बीच का एंगल होता है अल्फा। थीटा कौन सा एंगल था, दो वेक्टर्स के बीच का, जो कि यहां कितना है 60, तो हम तो अल्फा निकाल लेना। ये रिजल्टेंट और पहले वेक्टर का, पहला वेक्टर कौन 5 न्यूटन, तो दूसरा कौन, फॉर्मूला क्या होता है B साइन थीटा, तो B कौन है 7 साइन 60 अपॉन, क्या ये बात समझ में आ रही है,
इसको सिंप्लीफाई करके क्या अल्फा निकाल लेंगे। ठीक, अब एक चीज सोचो, अगर मैं डायग्राम में आपको दिखाऊं, मान लो ये है हमारा 5 न्यूटन और 60 डिग्री के एंगल पर ये है हमारा 7 न्यूटन, यही दो थे, है ना। अब इनका अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो पैरेललोग्राम्स लॉ से बोलो इसके पैरेलल यहां से बनाएंगे और इसके पैरेलल यहां से बनाएंगे, इनका जो रिजल्टेंट आएगा क्या वो ऐसा ही आएगा, ये यही इसी की वैल्यू हम लोगों ने यहां से सॉल्व करके बोलो आर निकाला होगा, है ना। और इसी का पहले के साथ एंगल, ये वाला एंगल हम लोगों ने निकाला। इज दिस क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ, कर लोगे इसको सिंप्लीफाई। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं दो फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5 गिव्स रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। तो पहली बात, दो जो फोर्सेस हैं उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना है, 3:5। तो अगर एक फोर्स हो गया मान लो 3F, तो दूसरा कितना हो गया, तो इसको मानो F1 और इसको मानो F2। रिजल्टेंट कितना है 35, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट है 35 न्यूटन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी 60, तो थीटा बोल रहे हैं 60 मान लो। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बताइए। अगर रिजल्टेंट हमको पता है तो यार पैरेललोग्राम्स लॉ लगाओ, फिर कर सकते हैं। कैसे होगा, 35 का स्क्वायर बराबर cos 60 डिग्री, cos 60 बोलो 1/2 होता है। यहां से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या f आ जाएगा, पूरे इक्वेशन में केवल एक ही अननोन है f। कर लोगे कि कर दें हम, f आ जाएगा, वो f आ जाएगा तो 3f और 5f भी आ जाएगा। यही पूछा गया था, f1 और f2 दोनों की वैल्यू बताओ। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं दो फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस इक्वल टू P एंड 2P एक्ट ऑन अ पार्टिकल इफ फर्स्ट बी डबल्ड एंड सेकंड बी इंक्रीज्ड बाय 20। पहले को डबल कर दें और दूसरे को 20 न्यूटन बढ़ा दें। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, मतलब रिजल्टेंट के डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रिजल्टेंट का डायरेक्शन मतलब अल्फा, अल्फा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कह रहे हैं P की वैल्यू बता दो। भैया tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, B sin थीटा। B मतलब दूसरा वेक्टर, अगर पहला P है और दूसरा 2P है तो दूसरा 2P हुआ, तो 2P sin थीटा अपॉन, क्लियर है पहला इक्वेशन। कह रहे हैं रिजल्टेंट पे फर्क नहीं पड़ा, तो बोलो ये तो सेम रहा, ठीक। और किया क्या क्या गया, कह रहे हैं फर्स्ट वेक्टर इज डबल्ड, तो पहला वेक्टर बोलो हो गया 2P एंड सेकंड इज इंक्रीज्ड बाय 20, 2P प्लस 20। तो बोलो दूसरा वेक्टर कौन क्या है अभी, 2P प्लस साइन थीटा अपॉन पहला क्या है, पहला क्या है सिर्फ 2P प्लस। इज दिस क्लियर? कोई डाउट हो बताओ भाई। अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन जो दिया था सो हमने लगा दिया, सही है। अगर दोनों का tan अल्फा पता है, मतलब सेम है, तो क्या RHS भी सेम होगा। अगर ये सेम होगा तो भैया क्या बनेगा, 2P sin थीटा इज इक्वल टू 2P प्लस 20 अपॉन बोलो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल होगा, है ना। देखो cos थीटा कैंसिल नहीं होगा, cos थीटा कैंसिल नहीं हो पाएगा भाई, ठीक। हाँ इधर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं और ये वाले 2 से उस 2 को उड़ा सकता हूं, इतना मैं कर सकता हूं, सही है। जो बचा वो मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से
समझिएगा कि जो लिख रहे हैं क्या ये बात सही है। ठीक है, देखना भाई, ये वाला जाएगा उधर, इधर भी कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चलो 2p प्लस 20 कॉस थीटा, ये जाएगा मल्टीप्लाई कितने से होगा? p से। दिस होल विल बी मल्टीप्लाइड बाई p, दैट विल बी इक्वल टू, उधर से p कॉमन मिलेगा नीचे से, बोलो यार कितना बचेगा? 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और इधर से क्या बचेगा? 2p प्लस 20, नहीं 2 तो कैंसिल हो गया, यस 2 तो कैंसिल हो गया, सही बात है। कितना बनेगा? p प्लस 10, दैट बिकेम p प्लस 10। चेक करिए क्या इस p से ये वाला p भी कैंसिल हुआ? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई। ये बना 2p प्लस 2p कॉस थीटा प्लस 20 कॉस थीटा, बराबर मल्टीप्लाई करो बेटा, p प्लस 10 प्लस 2p कॉस थीटा प्लस 20 कॉस थीटा। इज दिस क्लियर? तो कुछ कैंसिल भी हो रहा है भाई, 2p कॉस थीटा से तो बढ़िया हो गया। तो p इज इक्वल टू 10 न्यूटन आ गया, p बराबर 10 न्यूटन। कुछ समझ में आई बात? कोई डाउट हो भाई तो बताओ, और कर ले का। एक क्वेश्चन और है सेम वैरायटी का, ठीक, ये मैं आप लोग को भेज दूंगा, ये आप लोग करिएगा, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। नहीं आएगा तो आप लोग पूछेंगे हमसे। कह रहे हैं फाइंड अ वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट ए 1, 2, -1 एंड फाइनल पॉइंट बी 3, 2, 2। कह रहे हैं ए बी बताओ। देखो ये जो ए बी वेक्टर है ये एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? अब जरा सोचो, अगर ये एक्स वाई एक्सिस है, ये आपका ए पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 1, 2, तो क्या आप ये वाला वेक्टर बता सकते हैं? ओ ए वेक्टर कितना होगा ये? देखो मैंने दो वेक्टर्स आपको पढ़ाए थे, एक था पोजीशन वेक्टर और एक था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर पॉइंट पता है तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बेटा सिंपल होता है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। क्या ये समझ पा रहे हैं आप? दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा है? इट इज 3, 2, 2। तो उसके लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा क्या वो ये होगा? ये क्या है? क्या ये चीज समझ में आ गई है? अगर पॉइंट पता है तो उसका पोजीशन वेक्टर हमें पता है, सिंपल आई जे के जोड़ दो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में, क्लियर, वेक्टर बन गया। लेकिन हमसे यहां पर ये नहीं पूछा था, हमसे कह रहे थे कि आप ए बी वेक्टर बताओ। ए बी मतलब ए को बी से मिलाने वाला ये वेक्टर बताओ। ये वेक्टर कितना होगा बेटा? ये चाहिए हमको। ये देखो ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल्स लॉ लग सकता है। कौन से दो वेक्टर को जोड़कर कौन सा तीसरा वेक्टर आ रहा है चेक करो। ओ ए प्लस ए बी अगर करने को बोले तो क्या ओ बी लिखेंगे? इसका मतलब ए बी कितना हुआ भाई? कितना हुआ? और अगर आप लोगों ने कॉपी में लिखा है तो जरा ओपन करिए, आपको पढ़ाया था मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सेम चीज आपने लिखा है। अगर लिखा है ए बी तो इसका मतलब था पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। चेक करिए, इवन पी क्यू और कई मैंने एग्जांपल्स आपको बताए थे। देखो जिसने कंप्लीट लिखा होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर में, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में
क्या कंप्लीट नहीं है? हाँ, ये देखो इसने लिखा है ना, यहां पर सेम काम है। ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी, तो ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए, तो ये देखिए ओ बी माइनस ओ ए। क्लियर है? देखो अगर ए बी वेक्टर निकालना होता है तो जो पीछे वाला पॉइंट होता है ये, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक, अगर आपसे बोले ओ बी माइनस ओ ए करो तो 3i माइनस आई 2i, 2j माइनस 2j और 2k माइनस माइनस k। क्या ये बात समझ में आई? तो ये ए बी वेक्टर कितना आ गया हमारा, और उसका मैग्नीट्यूड भी पूछ रहे हैं। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आता है? कैसे आता है? अरे आई वाले टर्म का स्क्वायर प्लस जे वाले टर्म का स्क्वायर प्लस के वाले टर्म का स्क्वायर। जे वाला टर्म है नहीं तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इज दिस करेक्ट? यही सिखाया था मैग्नीट्यूड में, बोलो यार। तो कितना आया? अंडर रूट, तो ये आ गया मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, जिसको आप सिंपल ए बी भी लिख सकते हो। क्लियर है? चलिए आज इतना ही रखते हैं।